सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपने टॉपिक को लेकर, और हम पढ़ रहे थे अरस्तु। क्या पढ़ रहे थे हम? अरस्तु। मैंने आपको अरस्तु के बारे में बता दिया था और साथ ही अरस्तु के क्रांतियों के सिद्धांत के बारे में भी आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों के बारे में, दास्ता के बारे में उनके क्या विचार। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अरस्तु के टाइम में, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा आवाज आ रही है, फैन ऑफ कर देता हूँ। अरस्तु के बारे में मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि उस टाइम में जो दास्ता थी वो बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर थी। हर व्यक्ति के पास उस टाइम में दास हुआ करते थे। ठीक है, दास परिवार का हिस्सा ही थे, एक तरीके से परिवार का हिस्सा थे। ठीक है, उस टाइम में दास प्रथा बहुत चरम पर थी। प्रत्येक एक बड़े आदमी के पास दास अवश्य हुआ करते थे। ठीक है, तो दास उस जमाने में बहुत ज्यादा गहरी प्रथा थी और दास के बिना जीवन एक प्रकार से संभव ही नहीं था। यानी कि उस टाइम पे जो दास होते थे उनका मेन काम होता था, मेहनत वाले जितने भी काम थे, मेहनत वाले जो काम थे वो दासों के ही थे। ठीक है, सारे मेहनत वाले काम दास करते थे। और दास प्रथा को उस टाइम पे अरस्तु ने क्या माना है? न्यायोचित माना है। कहता है दास प्रथा न्यायोचित है और वो इसको समर्थन भी करते थे। हालांकि कुछ सोफिस्ट विचारक थे, सोफिस्ट विचारक यानी कि तो उससे पहले, अरस्तु से पहले जो विचारक थे सोफिस्ट, उन्होंने आलोचना की थी दास प्रथा की। उन्होंने ये कहा था कि असमानता के आधार पर है, समानता के खिलाफ है। उन्होंने दास प्रथा की आलोचना की थी। लेकिन अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है। क्या मानता है? प्राकृतिक मानता है। प्राकृतिक मानता है। वो कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास कम मस्तिष्क होता है, जो मंद बुद्धि होते हैं, वो प्रकृति से ही दास होते हैं। जिनका अपना खुद का विवेक नहीं होता वो लोग दास होते हैं और किसी और के अधीन होते हैं, वो दास होते हैं। ठीक है, वो इस प्रकार की बातें करता है। वह कहते हैं कि दास एक परिवार की संपत्ति होती है। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, प्लेटो जो इसका गुरु था वह परिवार बनाने की मनाही करता है, परिवार की मनाही करता है। लेकिन ये कहता है कि परिवार इंपॉर्टेंट है और परिवार की संपत्ति है क्या? दास। परिवार की संपत्ति है दास। अब तुम बोलोगे दास संपत्ति कैसे हो सकता है? संपत्ति तो सोना चांदी मकान होता है। वो कहता है कि संपत्ति दो प्रकार की होती है। संपत्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहली सजीव, दूसरी निर्जीव। ठीक है, सजीव जो संपत्ति है उनमें आते हैं दास, गाय, एक तो दास, गाय, भेड़, बकरी, पशु, ये आते हैं सजीव में। और निर्जीव में आते हैं सोना, चांदी और भूमि, अचल संपत्ति। ठीक है, ये सब चीजें। तो वह दो प्रकार की संपत्तियों का वर्णन करता है और दासों को भी संपत्ति मानता है। और दासों को कौन सी संपत्ति मानता है? सजीव संपत्ति मानता है। तो क्लियर, पहली बात, अरस्तु दास प्रथा को न्यायोचित ठहराता है, उसका समर्थन करता है और उसे प्राकृतिक मानता है। ठीक है, दूसरी बात वह कहता है कि दास परिवार का एक अंग है, अभिन्न अंग है। वह परिवार की संपत्ति है। और वह संपत्ति कौन सी? दो प्रकार की संपत्तियों में फर्क करता है। कहते हैं कि एक सजीव और दूसरी निर्जीव। सजीव में दास आते हैं, गाय, बैल और ये सब आते हैं, पशु आते हैं। और दूसरा निर्जीव, जिसमें सोना चांदी और जमीन जायदाद ये सब चीजें आती हैं। तो वो कहते, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि दास्ता के अर्थ के बारे में क्या कहता है। क्योंकि दास्ता का अर्थ किससे लगाता है? वह कहता है कि दास वह है जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, एवं न ही अपना विवेक होता है। वह व्यक्ति दास है जिसकी कोई खुद की
कोई पर्सनैलिटी नहीं है, खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है और उसका खुद का कोई मस्तिष्क भी नहीं है, खुद का कुछ विवेक भी नहीं है। ठीक है, वो दासता की 3 प्रकृतियां बताता है कि दासता 3 प्रकृति की होती है। कौन कौन सी, देखिए कौन कौन सी प्रकृति के बारे में यहाँ पे बताता है। ठीक है, दासता की 3 प्रकृति के बारे में बताता है। वो कहता है कि पहली बात कहता है कि वह जो व्यक्ति प्रकृति से अपना नहीं है, नेचुरली जो व्यक्ति खुद का नहीं है बल्कि दूसरे का है, फिर भी मनुष्य है। जो व्यक्ति मनुष्य है लेकिन खुद का नहीं है प्रकृति से, प्रकृति ने उसे खुद का लिए नहीं बनाया है बल्कि दूसरे के लिए बनाया है, वह क्या है, दास। वह दूसरी कंडीशन वह है कि वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरों के अधीन है, वह क्या है, दास है। यानी कि संपत्ति, दास को क्या कहा उसने, संपत्ति। तीसरी बात क्या कही उसने, संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है, यानी कि वह संपत्ति की वो वस्तु जो सारे कार्य करता है, यानी कि एक उपकरण है जो काम करता है और जिसे संपत्ति के मालिक से अलग भी नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, दासों को उसके मालिक से अलग भी नहीं किया जा सकता, ऐसी भी बात वह कहता है। यानी कि खरीद फरोख्त के लिए मना करता है। संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के मालिक से अलग नहीं किया जा सकता, वह क्या है, दास है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर बता देता है कि दास कौन है। दास वह है जो प्रकृति से अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, संपत्ति की एक वस्तु है जो दूसरों के अधीन है, और तीसरा वह व्यक्ति जो कार्य का उपकरण है और एक संपत्ति के रूप में उसे मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये तो बताता है दासता की प्रकृति ऐसी होती है। अब वह कहता है कि दासता कितने प्रकार की होती है, दासता कितने प्रकार की होती है। वो कहता है कि 2 प्रकार के दास होते हैं। बोला कौन कौन से, बोला एक तो प्राकृतिक दास होते हैं जो जन्म से, और दूसरे बोला कानूनी दास होते हैं। बोला वो कैसे, बोला वो ऐसे। देखिए, प्राकृतिक दास तो वे होते हैं जो जन्म से ही मन बुद्धि किस्म के होते हैं और वह प्रकृति से अपने नहीं होते बल्कि दासता के लिए ही पैदा होते हैं, ऐसा वो कहता है। दूसरी बात क्या कहता है कि दासता कानूनी है। कानूनी कैसे, कानूनी दास कौन होते हैं, कानूनी दास कौन है, ठीक है, कानूनी दास वो है जो युद्ध में दुश्मन सैनिकों को दास बनाया जाता है। यानी कि युद्ध में हारे हुए दुश्मन देश के सैनिक जिन्हें बंदी बना लिया गया है, वो क्या है, दास बन जाते हैं। किसके, जिन लोगों ने उन्हें, जो लोग युद्ध में जीते हैं। यानी कि युद्ध के जरिए भी दास बनाया जा सकता है। यहां पर एक बात और कहता है कि युद्ध के जरिए, युद्ध में हारे, अगर युद्ध में यूनानी लोग हार जाएं, जो यूनानी होते हैं जो, वो अगर युद्ध में हार जाएं, उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यूनानी लोग दासता के लिए नहीं बने हैं, ऐसा अरस्तु कहता है। यानी कि वह कहता है कि जो युद्ध में हार जाते हैं उन्हें दास बनाया जा सकता है, मगर अगर यूनानी लोग, यानी कि खुद अपने लिए कहता है कि खुद यूनान का है कि अगर यूनानी लोग युद्ध में हार भी जाएं तो उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये लोग युद्ध के लिए नहीं, ये लोग दासता के लिए नहीं बने हैं। तो ये था आपका अरस्तु के दासता संबंधी विचारों में अरस्तु के अपने क्या नाम है, दासता का अर्थ, दासता की 3 प्रकृतियां और दास के प्रकार, 2 प्रकार के दास हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि अरस्तु के अनुसार संपत्ति कितने प्रकार की है, सजीव और निर्जीव, और दासों को संपत्ति की श्रेणी में कौन सी श्रेणी में रखा है। इससे आगे के दासता के आगे के हिस्से को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।